हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी एन ओबीसी सीएल यानी कि क्रीमी लेयर क्या होता है और ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है ओबीसी क्रीमी लेयर में और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, ये चीज़ें सारी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। ओबीसी एनसीएल जो है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो है, इनको क्या बेनिफिट है। पहली बात इसमें देखेंगे 27% रिजर्वेशन मिलती है इन गवर्नमेंट जॉब्स। 27% रिजर्वेशन मिलती है किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं, आईआईटीज जो है, उनमें भी इनको रिजर्वेशन मिलती है तकरीबन कितने परसेंट। इसमें भी ओबीसी को क्या मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। एनसीएल वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, और एज रिलैक्सेशन मिलती है। कई जॉब में हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर मैक्सिमम एज हो, तो इनके लिए हो सकता है 39 ईयर, यानी कि इनकी एज भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको मिलती है। तो वो भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो ये कुछ मैंने मेन लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब हु फॉल्स अंडर ओबीसी एनसीएल, अब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर कौन आदमी फॉल करता है। ये देखते हैं वो पहले क्रीमी लेयर में कौन से ओबीसी लोग, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं। पहली बात, उस आदमी की कास्ट लोहार, तरखान, है ना, लवाना, या जो भी है, गवर्नमेंट की जो लिस्ट लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी, उस लिस्ट में पहली बात उस आदमी की कास्ट आनी चाहिए। ठीक, आज की डेट में अगर हम बात करें तो फैमिली इनकम जो है दैट शुड नॉट एक्सीड, वो जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, 8 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं 1993 में जब ये लागू हुई थी क्रीमी लेयर, तब जो लिमिट थी 1 लाख पर एनूम थी, 1 लाख पर एनूम। उसके बाद 2004 में बढ़ा करके कर दी गई 2.5 लाख पर एनूम साल की। 2008 में कर दी गई 4.5 लाख पर एनूम। उस 2013 में कर दी गई 6 लाख पर एनूम। उसके बाद अभी जो आज की डेट है आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 जून 2023, यानी कि अब जो है इस समय जो है ये 8 लाख मैक्सिमम इनकम है ओबीसी बनाने के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए। अगर कोई ओबीसी आदमी, अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी, वो इसमें 8 लाख, उसकी 8 लाख से इनकम कम है, तो वो किस क्राइटेरिया में फॉल करेगा, एनसीएल में फॉल करेगा। कुछ और भी कंडीशंस है वो हम बाद में साथ साथ देखते रहेंगे। अब यहाँ पे जो फैमिली इनकम है, अब फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड, जो मैंने बोला 8 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए प्रेजेंटली। तो उसमें जो इनकम है, अगर मान लो एक आदमी ए है, वो अप्लाई करना चाहता है किसके लिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि ओबीसी बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट इशू होता है, ये मोस्टली इशू होता है तहसीलदार कंसर्न के द्वारा। तहसीलदार कंसर्न एरिया के तहसील के जो भी तहसीलदार होंगे वो इशू करते हैं। ठीक, एक चीज़ और है, शायद हम आगे भी बात करेंगे, जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, ये एससी सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट वगैरह में नहीं आता है क्रीमी लेयर का। उसमें कोई आसानी है कि 8 लाख आमदनी होनी चाहिए, जहाँ नहीं होनी चाहिए, जो उसमें इनकम का कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये जो कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का सिर्फ ओबीसी के लिए है। इनकम फ्रॉम, इसमें जो इनकम की हम बात करेंगे, मान लो ए आदमी जो है अप्लाई करता है किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए, उसके फादर की जो इनकम होगी, सैलरी इनकम भी इंक्लूड नहीं होती है इसमें, और एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूड नहीं होती है इसमें। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड नहीं करनी है, सैलरी जो है वो भी इंक्लूड नहीं करनी है, और अदर सोर्सेज जो इनकम हो, अगर इन के अलावा एग्रीकल्चर से
सैलरी के अलावा जो इनकम हो वो काउंट की जाती है, किसके लिए, ओबीसी को क्लियर करने के लिए। क्या वो एनसीएल में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है, जहाँ क्रीमी लेयर में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ और, फैमिली इनकम हेयर इंक्लूड दैट ऑफ पेरेंट्स ओनली, और वो इनकम जो है पेरेंट्स की इंक्लूड होगी, उसकी वाइफ की या उसकी खुद की कैंडिडेट की नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इसमें जो इनकम की बात करते हैं हम कि 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी इनकम आती है, वो इनकम आती है सैलरी निकाल करके, सैलरी नहीं काउंट होगी उसमें, एग्रीकल्चर इनकम नहीं काउंट होगी, उसकी एप्लीकेंट की अपनी इनकम काउंट नहीं होगी, यानी कि उसकी सैलरी काउंट नहीं होगी, उसकी वाइफ की सैलरी काउंट नहीं होगी, सिर्फ उसके पेरेंट्स की इनकम काउंट होगी। कौन सी, सैलरी और एग्रीकल्चर को छोड़ करके एक्स्ट्रा सोर्सेज से जो इनकम होगी। तो जो मैंने ये बात कही है इसको रिवाइंड करके या रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीएल। नेक्स्ट, अब ओबीसी सीएल जो है, क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर जो है, इसको क्या बेनिफिट है, क्या इसको 27 रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती। आईएएम्स में रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एज जो है, उम्र के एज के हिसाब से कोई रिलैक्सेशन। यूपीएससी में नंबर ऑफ टाइम्स कोई इनको कोई कुछ भी नहीं मिलता है, दे आर ट्रीटेड एज, इनको ट्रीट किया जाता है एज जनरल कैटेगरी। हालांकि ये जो लोग हैं ये बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये इसमें नहीं आते हैं, ठीक, इसमें मतलब इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओबीसी के हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर जो है इसको कोई ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जो मैंने पहले बोला ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर को जो बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको नहीं मिलता है। अब क्रीमी लेयर जो है ये है क्या, क्रीमी लेयर जो है ये इंडियन पॉलिटिक्स में ही यूज़ की जाती है, अदरवाइज बाहर किसी कंट्री में ये कंसेप्ट नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में माना जाता है कि ओबीसी के वो लोग जो दूसरे लोगों से ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको डिफरेंट करने के लिए, उनको उनमें डिफरेंस देने के लिए, उनको एक रिलेटिव अनदर कैटेगरी देने के लिए ये कंसेप्ट है जो कहता है रिलेटिवली फॉरवर्ड लोग और बेटर एजुकेटेड लोग जो हैं उनको, किसके, ओबीसी के, उनको बोला जाएगा क्रीमी लेयर वाले ओबीसी सीएल। यानी कि ओबीसी के अंदर ही वो लोग जो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, उनको बोला जाता है ओबीसी सीएल। ये जो टर्म है ये 97 में कायम की गई थी, ठीक है, सत्यनाथन कमेटी के द्वारा ये टर्म कायम की गई थी 1971 में। ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी में ही फॉल करेंगे और उनको कोई किस्म की रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो क्रीमी लेयर किस तरीके से अमर्ज हुई, किस तरीके से ही आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब दी, मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी पहली बार, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम निकाला कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन इस मेमोरेंडम को 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब, इसको इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, इंदिरा साहनी ने चैलेंज किया इस केस में, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस इन सुप्रीम कोर्ट 1992 में। लेकिन यहाँ पे भी कोर्ट ने क्या किया, ये वाला गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड ही रखा, ओके रखा, उसने बोला ये ठीक है डिसीजन, बट उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्रीमी लेयर के लोग जो होंगे उनको क्या करना होगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ओबीसी के जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक और कमीशन मुकर्रर किया जो जस्टिस रामनंदन प्रसाद की हेडशिप में था, जो आइडेंटिफाई करेगा कि क्रीमी लेयर क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से कुछ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट शुरू हुआ। अब हम देखेंगे कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन से लोग आते हैं। माफ़ करिएगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता था कि इस वीडियो को 7, 8, 9 मिनट से ज़्यादा ना बनाऊं, बट मसला ये है कि अगर इस वीडियो को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 1 वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि मेन इसमें हमने देखना है कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन लोग आते हैं। तो इफ़ वन पेरेंट, अगर किसी का एक पेरेंट 40 साल की 40 ईयर की एज में डायरेक्टर रिक्रूट होकर क्लास 1 या ग्रेड 1 ऑफिसर बन जाता है, तो उसका मान लो ये पेरेंट जो है ये 40 साल की उम्र से कम में ग्रेड 1 अफसर लग जाता है गवर्नमेंट जॉब में, तो इसका जो बच्चे होंगे ये क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। एक ऐसा आदमी सिंगल पेरेंट या डबल 2 भी हो सकते हैं, वो वाले पेरेंट जिनका एक बच्चा जो खुद 40 ईयर की एज में ग्रेड 1 या क्लास 1 जॉब में हो, तो उस केस में क्या होगा, वो ट्रीट होगा, बच्चा ट्रीट होगा एज ए क्रीमी लेयर,
एज ए क्रीमी लेयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, ये 40 ईयर की ए से बिलो डायरेक्टर कूट हो गए, जॉब लग गई इनकी, और क्या बन गए, केस ग्रेड 1 के ऑफिसर बन गए। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसका बच्चा होगा, जो एप्लीकेंट बाद में जो इसका बच्चा जो है, ये क्रीमी लेयर में आएगा। और एक बार आदमी क्रीमी लेयर में आ गया, वो क्रीमी लेयर का कैंडिडेट हो गया, तो वो जर्नल हो जाता है, उसको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और अब ये पेरेंट जो है अगर रिटायर भी हो जाएंगे तब भी ये क्रीमी लेयर में ही रहेगा। अगर ये पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तब भी ये कैंडिडेट किस में रहेगा, क्रीमी लेयर में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं ग्रेड 2 क्लास 2 में बिलोंग करते हैं और एज उनकी 40 से बिलो है, तब दोनों पेरेंट्स के केस में अगर ग्रेड 2 की बात करें, जब क्लास 2 की बात करें, ऐसी जॉब्स में लोग जो 40-40 ईयर्स की एज से बिलो जब इस एज तक रिक्रूट हो जाएंगे, तो दोनों पेरेंट्स होंगे, तब भी जो बच्चा है वो क्या होगा, क्रीमी लेयर में आ जाएगा। और एक बार मैंने जैसे बता दिया, एक आदमी क्रीमी लेयर में आ गया तो फिर वो मदर फादर की रिटायरमेंट या मदर फादर की डेथ के बाद भी क्रीमी लेयर में ही रहेगा। बेसिकली जो क्रीमी लेयर है ये पेरेंट्स के स्टेटस के ऊपर होता है, पेरेंट्स के स्टेटस के हिसाब से होता है, STATUS, स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, ना आगे कैंडिडेट के खुद के स्टेटस के ऊपर। अगर पेरेंट किसी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बड़ी होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो वाली पोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, उनमें अगर कोई पेरेंट्स आता है तब भी वो बच्चा क्रीमी लेयर में हो जाएगा। और वंस एक बार आदमी क्रीमी लेयर में आ गया तो पेरेंट की रिटायरमेंट और डेथ के बाद भी वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है माता पिता, तो फिर उस केस में हम देखेंगे 8 लाख, अगर उसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, इनकम वही इंक्लूड करेगी, सैलरी तो होगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, सैलरी तो होगी नहीं उसकी। अगर इस केस में माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सैलरी तो है नहीं है वो, और एग्रीकल्चर इनकम भी छोड़ देनी है, बाकी अदर सोर्सेज अगर उसकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, सैलरी तो होगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना मैंने कहा पेरेंट आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सैलरी होगी नहीं, एग्रीकल्चर इनकम भी उनकी नहीं मानेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी अदर सोर्सेज से जो बिजनेस से वगैरह से जो भी इनकम आएगी, अगर वो 8 लाख से ज़्यादा है तो बच्चा जो है तब भी क्या आएगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। ठीक, अब फैमिली इनकम मैंने जैसे पहले ही बता दिया, फैमिली इनकम अगर इसमें हम देखनी है हमने, तो फैमिली इनकम खाली पेरेंट्स की देखनी है और वो भी एक्सक्लूड करनी है। अगर एम्प्लॉई है उस केस में सैलरी भी एक्सक्लूड करनी है, सैलरी भी काउंट नहीं होती है। और एग्रीकल्चरल अमाउंट जो है, एग्रीकल्चरल जो इनकम है, यानी कि सैलरी और एग्रीकल्चरल जो इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। फैमिली इनकम हियर इंक्लूड्स दैट ऑफ पेरेंट्स ओनली, फैमिली इनकम सिर्फ पेरेंट्स की इंक्लूड होगी। अब जो एप्लीकेंट है, इसकी फैमिली इनकम इंक्लूड नहीं होगी, उसकी वाइफ स्पाउस की फैमिली इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी, इनकी इनकम भी उसमें नहीं डाली जाएगी। अगर फैमिली इनकम इस केस में देखनी है क्रीमी लेयर के लिए, तो याद रखिएगा सिर्फ पेरेंट्स की देखनी है और एग्रीकल्चरल इनकम को निकाल के, सैलरी को निकाल के अदर सोर्सेज से जो इनकम बनेगी दैट शुड बी 8 लाख। मैक्सिमम लोग जो है वो इस क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, बड़े लोग जो हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में ही फॉल कर जाते हैं, क्योंकि जब सैलरी निकाल देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम निकाल देते हैं, एक आदमी की सैलरी चाहे लाख रुपए भी होगी महीने की, तब भी वो नॉन क्रीमी लेयर में फॉल कर जाता है, क्योंकि उस पेरेंट्स की इनकम देखनी है खाली, और वो भी सैलरी निकाल करके। क्रीमी लेयर जो है ये बेस होती है किसके ऊपर, स्टेटस ऑफ पेरेंट के ऊपर, नॉट द स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट के स्टेटस के ऊपर भी ये फॉल नहीं करती है, ये किसके ऊपर फॉल करती है, उसके पेरेंट्स के स्टेटस के ऊपर। पेरेंट्स का स्टेटस क्या है, यानी कि पेरेंट्स अगर एजुकेटेड है, फॉरवर्ड है पहले से ही, तो उनको क्लास 1 के अफसर है, क्लास 2 के अफसर हैं, दोनों क्लास 1 ऑफिसर सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, क्लास 2 के लिए दोनों पेरेंट चाहिए। ठीक, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका एक अच्छा स्टेटस है, उस वजह से उनके बच्चे जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इन केस ऑफ SC ST, सॉरी यहाँ पे SC 2 बार हो गया, SC ST, देयर इज नो क्रीमी लेयर कंसेप्ट, इनमें कोई भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है। और मैंने पहले ही बताया, वंस अ पर्सन इज इन क्रीमी लेयर, वो हमेशा किसी में रहेगा, क्रीमी लेयर में ही रहेगा, चाहे पेरेंट्स की डेथ हो जाए, चाहे पेरेंट्स उसके रिटायर्ड हो जाए।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की थी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी की जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है उसको क्लियर करने की। तो जाहिर सी बात है जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन में बेनिफिट मिलते हैं ओबीसी के, वो लोगों को नहीं मिलते हैं, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिल जाते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ये कि ओबीसी के अंदर जो है अगर कोई अच्छा बेटर फॉरवर्ड है तो वो इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, वही बेनिफिट ले पाएगा जो फॉरवर्ड नहीं है, मोस्ट एजुकेटेड नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है इसमें। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लेट अस लर्न विद रमन अत्री को यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और मेरे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई जहाँ मेरे से सीनियर जो ऑफिसर जो भी है, तो जहाँ और सोसाइटी के प्रोमिनेंट पर्सन जो इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, मैंने तो कोशिश काफ़ी की, इसको काफ़ी स्टडी करा, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर भी गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरा कोई अजीज उसको लगे कि यहाँ पे कहीं मैंने मिस्टेक की है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालें, सो दैट के मैं उसको अपडेट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।